अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की जो इलेक्शन हैं उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख थी। तो उस पर आज हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था एक ग्रुप में बड़ी बहस चली हुई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन से भाग गए, कुछ कहते हैं कि जी दूसरा ग्रुप इलेक्शन से भाग गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना के जो है वो सही सूरत हाल होम्योपैथ्स के साथ जो है वो शेयर की जाए। तो आज की तारीख दी हुई थी जज साहब ने पिछले अपनी जो हियरिंग हुई थी 12 तारीख को, उसमें उन्होंने 25 तारीख दी थी कि आप अपने कमेंट्स जो हैं वो तहरीरी जवाब जो है वो इसमें जमा करवा दें। और ये कहा था उनको जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो रजिस्ट्रार थे, उन लोगों को ये कहा गया था कि जी आप अपने कमेंट्स जो हैं वो इसमें जमा करा दें और तहरीरी जवाब जो है वो जमा करा दें। तो उसमें उसके बाद जो है फिर कुछ डेवलपमेंट ये हुई कि और कुछ लोगों ने जो है वो रिट दायर की, और उसमें फिर जज साहब ने कहा कि जी ये कमेंट्स जो है वो आप बाकी तमाम लोग भी जो है वो इसमें इसके जवाब जो हैं वो दाखिल करें। तो आज की तारीख थी उसमें, और आज जो लोग उसमें पेश हुए वहाँ पे, उसमें मिनिस्ट्री की तरफ से जो मिनिस्ट्री के कानून के ऑफिसर्स होते हैं वो मौजूद थे, रिटर्निंग ऑफिसर साहब मौजूद थे, और पिछली मरतबा जो जज साहब ने जो इम्तियाज़ चौधरी साहब वकील थे कौंसिल की तरफ से और दूसरे दो कैंडिडेट्स की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि जी आप एक साइड से किसी भी साइड से आप इंतखाब कर लें, उनकी तरफ से आप कौंसिल जो है वो हो सकते हैं। तो इस मरतबा वो जो है वो चौधरी इम्तियाज़ साहब जो है वो कौंसिल के वकील नहीं थे, बल्कि वो दो कैंडिडेट्स के जो टीचर सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके वकील के तौर पे आज उन्होंने वो पेश हुए। और इसके साथ ही असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या डिप्टी एडवोकेट जनरल शायद थे, वो पेश हुए उसमें, और जो पटिशनर के वकील थे वो भी उसमें वहाँ पे पेश हुए। तो वहाँ ये पता चला कि अभी सिर्फ 2 लोगों ने कमेंट्स जो हैं वो दाखिल किए हैं, बाकी लोगों ने कमेंट्स दाखिल नहीं किए। जो रिस्पोंडेंट्स के वकील थे उन्होंने कहा कि जी गुज़श्ता जो तारीख थी उसके बाद हमारे पास कमेंट्स तैयार थे, हमने जमा कराने के लिए जो है वो रुजू किया ऑफिस में। तो ऑफिस ने बताया कि जी फाइल जो है वो अभी कोर्ट में है, जब आ जाएगी तो फिर आप जो है वो इसमें सबमिट कर दीजिएगा, तो इसलिए हम नहीं कर सके। तो वो तैयार हैं, वो आज हम जमा करा देंगे। वो फेडरेशन की तरफ से भी कमेंट्स जो है वो रिटर्न कमेंट्स नहीं आए। तो जज साहब ने कहा कि जी अब नेक्स्ट मंडे तक आपने तमाम लोगों ने कमेंट्स दाखिल करने हैं, और फिर उससे नेक्स्ट मंडे, यानी ये नेक्स्ट मंडे तो बनता है 2 तारीख को 2 अक्टूबर का, और उससे नेक्स्ट मंडे बनता है 9 अक्टूबर का, लेकिन फिर वो तारीख देख के उन्होंने 10 अक्टूबर की तारीख जो है वो आइंदा के लिए अब दी है कि वो 10 अक्टूबर को जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी टाइम बच जाए, ये चूँकि इलेक्शन का मैटर है इसलिए इसको ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप लोग जो है वो नेक्स्ट मंडे तक कमेंट्स जमा करा दें, और उससे नेक्स्ट डेट पे जो है वो हम इसकी हियरिंग करेंगे, और उससे नेक्स्ट डेट पे जो है वो जो 10 अक्टूबर है उसको फिर इसकी हियरिंग फिक्स उन्होंने कर दी। तो ये तो थी आज की सूरत हाल, जो एक्चुअल सूरत हाल कोर्ट रूम में हुई है। इसके बाद बाहर निकलने के बाद दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी तौजीहात पेश कर रहे हैं, और एक साहब ने तो ये कहा कि जी चूंकि इनके वकील जो हैं पटिशनर के वकील नहीं थे आए हुए, इसलिए उनके वो जो है वो डेट पड़ गई, जबकि ऐसा नहीं है। डेट जो है वो इसलिए दी गई है कि कमेंट्स किसी की तरफ से भी नहीं आए हुए थे, सिवाय 2 कमेंट्स के, बाकी और कमेंट्स जो हैं वो नहीं आए हुए थे, इसलिए वो डेट जो है वो आगे चली गई है। तो एक्चुअल सूरत हाल तो वो ये है।
अच्छा, अब हम आते हैं कि इसकी जानिब कोई इसमें हम अपना तज्जिया देने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इनकी क्या अब स्ट्रेटजी क्या होगी। अच्छा, एक तो मैं आपके साथ सबसे पहले तो मैं वो पिछला फैसला जो है जो जज साहब ने दिया था मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो 12 तारीख को जो डिसीजन दिया था जज साहब ने, उसमें उन्होंने लिखा था कि जी आई हैव हर्ड इनिशियल आर्गूमेंट्स ऑफ द लर्नेड डेप्टी अटॉर्नी जनरल एज वेल एज रजिस्ट्रार. It appears that the interpretation of Section 9.3 and 9.5 of the Unani Ayurvedic and Homeopathic Practitioners Act 1965, on the basis of which objections have been determined, is prima facie not the correct reading of the statute. यानी जज साहब जो है वो उन्होंने ये फरमाया कि मैंने इनको सुन लिया है, ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और रजिस्ट्रार हैं, मैंने इनको सुना है और जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है सेक्शन 9(3) की और 9(5) की जो यूएच प्रैक्टिशन एक्ट 1965 की है, और ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जेक्शंस हैव बीन डिटरमिन्ड, यानी जिसकी बुनियाद पे इन जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं जिसका तयन जो है वो तो प्राइमा फेशिया, वो कहते हैं कि प्राइमा फेशिया ऐसा लगता है कि वो कानून की सही रीडिंग नहीं है, नॉट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द स्टैट्यूट, यानी कानून की जो सही रीडिंग जो है नहीं है। तो ये जज साहब के व्यूज़ थे और फिर उन्होंने जो स्टे उसमें दिया, पहले उन्होंने जो है वो केस की तारीख लगाई 25 तारीख, और फिर उन्होंने जो स्टे दिया उसमें उन्होंने लिखा कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 विल नॉट इशू फाइनल शेड्यूल। फाइनल शेड्यूल भी रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो इशू नहीं करेगा, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 गालिबन रिटर्निंग ऑफिसर हैं, एंड द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कैंडिडेट्स विल स्टे सस्पेंडेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और जो अप्रूव्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको सस्पेंड किया जाता है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से मुराद यही है कि जब तक डिसाइड नहीं होता उस वक्त तक ये स्टे जो है वो जारी रहता है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जज साहब ने इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया, इसमें जो पोस्टपोन किया है, इसमें जो सस्पेंड की है वो लिस्ट है, एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट है जो कैंडिडेट्स की, वो फाइनल लिस्ट जारी करने से उन्होंने उसको रोक दिया है। अच्छा, अब इस फैसले के बाद जबकि जज साहब ने अपना वो जाहिर किया है कि प्राइमा फेशिया जो है ये ऐसा नहीं लगता कि जो कानून में लिखा गया है वो उसके मुताबिक जो है वो इन्होंने पढ़ा हो या बताया हो, तो वो सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे इस इनकी जो तौजीहात उन्होंने पेश की या जो आर्गूमेंट्स पेश किए 9(3) और 9(5) के बारे में। मेरी अपनी राय ये है कि रिस्पोंडेंट्स की कोशिश ये होगी कि इस मैटर को डिले किया जाए, और उसका एक सबूत आज आपके सामने मौजूद है कि उन्होंने अपने जो है वो कमेंट्स जो है वो जमा नहीं कराए कि इसके बाद कोई और तारीख लगेगी और कोई और तारीख लगेगी। अच्छा, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक अब उनकी कोशिश ये होगी कि अब उन्होंने फैसला देख लिया है जज साहब का कि जज साहब के तासुरात क्या हैं उसके अंदर, और वो उसकी वजाहत चाहते हैं सेक्शन 9(3) की ख़ास तौर पे। तो वो अगर ये वजाहत देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो मसला हल हो जाएगा इनका, लेकिन अगर ये वजाहत देने में नाकाम रहे तो फिर इनकी ये कोशिश होगी कि इलेक्शन को ही रीशेड्यूल करवाया जाए, क्योंकि जो अपील है, जो पिटिशनर की दरख्वास्त है, वो तो ये है कि उसमें उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन करने के बारे में दरख्वास्त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी इनकी एलिजिबिलिटी जो है ना वो चेक की जाए उसके मुताबिक, और उसको डिसाइड किया जाए कि ये एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो वो रिस्पोंडेंट्स की तो कोशिश यही होगी कि इसको डिले किया जाए और किसी तरह से इनकी वो मियाद जो है वो पूरी हो जाए। नवंबर में इनकी जो है वो मियाद, इनका टेन्योर की मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी। इनकी कोशिश होगी कि उसके बाद जो है वो जब ये एलिजिबल हो जाएं तो इलेक्शन उसके बाद हो, रीशेड्यूल हो, दोबारा से सारी जो है वो कार्रवाई हो। जबकि
मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, और जो पिटिशनर की कोशिश होगी वो यही होगी कि ये डिसाइड हो, और सिर्फ वही डिसाइड हो जो उन्होंने जिस चीज़ की उन्होंने इसमें अपील की है। और अपील उन्होंने वही की है कि जी ये चूँकि एलिजिबल नहीं थे, लिहाजा इनको जो है वो डिसक्वालीफाई किया जाए और इनके कागजात नामजदगी जो है वो रद्द किया जाए। तो अब देखना यह है कि नेक्स्ट हियरिंग पे 10 तारीख को क्या फ़ैसला होता है। अगर तो जो रिस्पॉन्डेंट्स के वकला हैं वो इनको जज साहब को कायल करने में कामयाब हो गए और वो कोई कानूनी जो है वो सपोर्ट या कोई साइटेशन जिसे कहते हैं कि कोई इस तरह की दे सके, तो फिर तो ये पिटिशन जो है वो खारिज हो जाएगी, और अगर वो नहीं दे सके तो पिटिशन जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये सिलसिला है। और जो लोग ये समझते हैं कि जी इलेक्शन डिले हो जाएगा तो फिर इलेक्शन नए सिरे से होगा, मेरा ख्याल ये है कि इस तरह से नहीं होता। जितनी अपील उसने की है पिटिशनर ने, फैसला भी उसी के मुताबिक होगा। लेकिन अगर ये देखें, ये भी पॉसिबिलिटी ये है, अगर ये भी हो सकता है कि जज साहब अगर देखें कि पुरानी प्रैक्टिस क्या रही है, अगर वो पुरानी प्रैक्टिस के बिहाफ पे जो है वो फैसला करना चाहें तो वो एक एज जो है वो मौजूद है। तो पिछले कौंसिल के जो इलेक्शन होते रहे हैं वो इसी तरह से होते रहे, वो उनमें से बहुत सारे, यानी तिब कौंसिल के भी इसी तरह से हुए हैं, होम्योपैथिक कौंसिल के इलेक्शन भी इसी तरह से हुए हैं कि अभी उनकी मुद्दत जो है मेंबर्स की मौजूद थी और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और वो उन्होंने विन भी किया। तो पुरानी प्रैक्टिस तो जो है वो ये है। लेकिन कानून उस वक्त किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था, किसी ने कोई इस पॉइंट को जो है वो सामने कोई नहीं लेकर आया था, तो वो नहीं सामने आ सकी बात। लेकिन इस दफ़ा चूँकि कानून को उन्होंने चैलेंज किया है पिटिशनर ने, देखें वो कोई भी फैसला जो है वो मुमकिन है कि अगर पुरानी प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाएगा तो फिर ये रेट जो है वो डिसमिस भी हो सकती है, और अगर पुरानी प्रैक्टिस को नहीं मद्देनज़र रखा जाएगा और सिर्फ कानून को सामने रखा जाएगा और रिस्पोंडेंट्स के वकील अगर उसको सेटिस्फाई करने में नाकाम हो जाएंगे कोर्ट को, तो फिर ये अपील जो है वो मंजूर हो जाएगी और फिर ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और फिर रिस्पोंडेंट्स के पास एक चांस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और जाहिर है कि जब उनका कैंडिडेचर यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा तो वो लामहला सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे, और उनका हक है और उन्हें जाना चाहिए। और देखते हैं अब 10 तारीख को जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।